नमस्कार, जोहार साथियों। कंप्यूटरोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वाले सेशन में ही देखा था, एक सीरीज चल रहा है और ये सीरीज जो है वो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में मिलेंगे और जो आपके रिजल्ट को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो पिछले वाले सेशन को देखने के बाद आइए फिर से इस दूसरे सेशन को शुरू करें। और आज के सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020। देखिए, कई तरह के रिपोर्ट्स, कई तरह के इंडिसेस जारी किए जाते हैं और एग्जाम में ऐसे सवाल करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आपको याद रखने पड़ेंगे। हालांकि ये सभी फैक्ट्स होते हैं, इनको सिर्फ रट्टा ही मारा जा सकता है या फिर कोई ट्रिक बना करके याद रखा जा सकता है। तो सवाल ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया गया 2020 का, और इसमें झारखंड का जो रैंक रहा वो कौन सा रहा, 4 विकल्पों में से। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो आपका हो जाएगा सी, है ना। झारखंड का जो रैंक रहा वो रैंक था मेरा कितना, 5वां रैंक था। कितना था, 5वां रैंक। अब सवाल तो ये समझ में आएगा कि जब डूइंग बिजनेस में जो रिपोर्ट आया 2020 का उसमें 5वां रैंक है, मगर एक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि ये जो जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये जारी करता कौन है? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो याद रखिएगा, ये जारी करने वाला मेरा कौन सा है, वर्ल्ड बैंक है। कौन है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड बैंक स्टेट्स का रिपोर्ट क्यों जारी कर रही है भाई, भारत के स्टेट का रिपोर्ट क्यों जारी कर रही है ना। तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करती है, ये बात याद रखिएगा। अब क्यों और कैसे जारी कर रही है तो आपको बतलाएं कि भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। इस वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक है आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब इससे क्या करती है, वर्ल्ड बैंक जो है वो डेटा ले लेती है और ले लेने के बाद में इस रिपोर्ट को जारी करती है ना। तो झारखंड का जो रैंक है वो कितना है, मेरा 5वां रैंक है। ये बात याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यहां पे क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, माओवादियों के विरुद्ध एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उस ऑपरेशन का क्या नाम है? उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन चक्रव्यूह। क्या नाम है? ऑपरेशन चक्रव्यूह। ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो किस जिले में चलाया जा रहा है? आपको मालूम है दोस्तों कि झारखंड भी उग्रवाद प्रभावित राज्य है। कई घटनाएं उग्रवादियों द्वारा घटित होती रहती है ना। तो एक ऑपरेशन शुरू किया गया इन उग्रवादियों का निपटारा करने के लिए, माओवादियों का निपटारा करने के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रहा ऑपरेशन चक्रव्यूह। ये बात याद रखना है आपको। दूसरा और जो सवाल भी है आपका कि ये किस जिले में चलाया गया है ऑपरेशन चक्रव्यूह, तो उस जिले का नाम है गुमला। क्या नाम है दोस्तों? गुमला नाम है। याद रहेगा आपको। चलिए अगला सवाल। तो नेक्स्ट सवाल कोविड-19 को लेकर के है। कोविड-19 ने किसको नहीं तकलीफ दिया है ना। भारत या दुनिया के हर एक नागरिक को तकलीफ पहुंचाया, चाहे जिस रूप में पहुंचा रहा हो। बहुत लोगों ने अपने परिजनों को भी खोया है कि नहीं है। तो सवाल यह बनता है कि कोविड-19 वैक्सीन जब आई तो कोविड-19 वैक्सीन झारखंड राज्य में सबसे पहले किसको दिया गया या किसको लगाया गया? आप सवाल को अच्छे से समझिए। सवाल यह है कि कोविड-19 वैक्सीन की जो पहली खुराक थी वो झारखंड में सबसे पहले किसको लगाया गया? तो दोस्तों हमारी मरियम गुड़िया को। किसको लगाया गया? हमारी मरियम गुड़िया को। और मरियम गुड़िया कौन है? तो मरियम गुड़िया जो है वो एक नर्स है। कहां भाई? तो सदर अस्पताल रांची में, है ना। सदर हॉस्पिटल रांची की एक नर्स है जो कोविड-19 वैक्सीन झारखंड में पहली बार लगा, वो किसको लगा था? तो मरियम गुड़िया को ही लगा था। सवाल यही है ना। और अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले वैक्सीन का टीका, वैक्सीन को ही टीका भी कहते हैं, तो सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन जो है वो किसको लगाया गया? तो भारत में सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन लगाया गया था मनीष कुमार को। मनीष कुमार कौन है? तो एम्स दिल्ली में एक स्वास्थ्य कर्मी है। कौन है? तो मनीष कुमार एम्स दिल्ली में एक स्वास्थ्य कर्मी है। और अगर मैं आपको पूछूं कि झारखंड में एम्स का निर्माण कहां किया जा रहा है, तो दोस्तों याद रखिएगा, झारखंड के देवघर में। कहां दोस्तों? देवघर में एम्स का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी कहां? तो इंटरनेशनल हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट जो आपको बन रहा है वो कहां पे बन रहा है? वो भी आपका देवघर में, है ना। वही देवघर जहां पे सावन में बाबा धाम मेला लगता है। इस बाबा धाम मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु
श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए दोस्तों इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो विदेशों से भी हमारे देवघर आते हैं बाबा धाम में जल अर्पित करने के लिए, है कि नहीं है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो हमारा इनकम भी तो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां बन रहा है, देवघर में बन रहा है ना। और देवघर में ही आपका क्या बन रहा है, तो दोस्तों एम्स का भी निर्माण हो रहा है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत का 8वां और झारखंड का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र। देखिए दोस्तों, गिद्धों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है ना। एक दवा है डाइक्लोफेनेक, उस दवा का क्या नाम है, डाइक्लोफेनेक नाम है ना, डाइक्लोफेनेक। ठीक है, क्या नाम है उस दवा का दोस्तों, डाइक्लोफेनेक। ठीक है, ये जो दवा है ना, ये दर्द की दवा है, दर्द की दवा है। क्या किया जा रहा है, जैसे इस दवा का बहुत ज्यादा प्रयोग के कारण इसका इफेक्ट गिद्धों पे पड़ रहा है। अब गिद्ध जब इस दवा का प्रयोग किए हुए, यानी कि जानवरों को आपने ये दवा लगा दिया डाइक्लोफेनेक, और ये दर्द की दवा है, और वो जो जानवर मर गए डाइक्लोफेनेक यूज किए हुए जानवर, और उन जानवरों का मांस जब ये गिद्ध खाते हैं तो क्या होता है, गिद्धों का मौत हो जाता है। ठीक है, अब गिद्धों की क्या हो रही है, संख्या में दिन प्रतिदिन कमी हो रही है। तो जरूरी है कि गिद्धों का प्रजनन जो है वो स्वस्थ और सही तरीके से करवाया जाए। इसके लिए गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो सवाल है आपके सामने कि ये जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। सवाल है कि गिद्ध प्रजनन केंद्र, और भारत का कैवां नंबर का गिद्ध प्रजनन केंद्र बनेगा, यह भी याद रखिएगा, 8वां नंबर का गिद्ध प्रजनन केंद्र होगा। और दोस्तों ये हमारे ओरमांझी में स्थापित किया जाएगा। कहां पे, ओरमांझी में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आपको मैंने कल के भी सेशन में बताया था कि ओरमांझी किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो सपही नदी के तट पर अवस्थित है। और सपही नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो सपही नदी जो है दोस्तों वो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। किसकी, स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है ना। तो ये यहां पे क्लियर है। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 5वां नंबर सवाल, देवघर के निवासी हैं हमारे शुभम कुमार, और शुभम कुमार को आईपीएल 2020 के लिए क्या कर लिया गया है, एक टीम ने चुन लिया है। तो सवाल ये बन रहा है कि किस टीम ने उसका चुनाव किया है ना। यानी कि हमारे शुभम कुमार जो है कहां के निवासी है, ये भी आपको याद रखना है, ये देवघर के निवासी हैं। अभी आपने देखा देवघर के बारे में, है ना। तो देवघर के निवासी हमारे शुभम कुमार का आईपीएल 2022 में चयन कर लिया गया है। किस टीम से खेलेंगे ये, तो ये मुंबई इंडियंस टीम से खेलेंगे। किस टीम से खेलेंगे, मुंबई इंडियंस टीम से खेलेंगे, है ना। अगला सवाल है कि झारखंड के जाने माने युवा साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल, सबसे पहला फैक्ट यहां समझिए कि नीलोत्पल मृणाल जो है वो कौन है, साहित्यकार है। कौन है, साहित्यकार है। इनको क्या किया गया है, इनका एक उपन्यास है। तो सवाल यह है कि नीलोत्पल मृणाल का कौन से उपन्यास के ऊपर बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता फन टाइम इंटरटेनमेंट ने, बॉलीवुड नहीं होगा दोस्तों, यहां पे हॉलीवुड होगा। क्या होगा, हॉलीवुड होगा। ठीक है, हॉलीवुड, ये हॉलीवुड होगा। हॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता हैं फन इंटरटेनमेंट ने वेब सीरीज बनाने का निर्णय किया है। ठीक है, तो ये जो नीलोत्पल मृणाल है उनका किस उपन्यास के ऊपर क्या बनाया जाएगा, एक वेब सीरीज बनाया जाएगा। और किस मशहूर निर्माता के द्वारा, तो ये हॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता है फन टाइम इंटरटेनमेंट, और वेब सीरीज बनाएंगे ये। तो उपन्यास का नाम पूछ रहा है इस सवाल में, उस उपन्यास का क्या नाम है, तो दोस्तों उस उपन्यास का नाम है अवघड़। आपको क्लियर हो गया कि ये अवघड़ जो है वो नीलोत्पल मृणाल का उपन्यास है। किसका, नीलोत्पल मृणाल का, और इस पे क्या बनेगा, वेब सीरीज बनेगा। ठीक है, अगला सवाल ये है कि ये जो डार्क हॉर्स है ये किसकी रचना है, तो दोस्तों ये भी हमारे नीलोत्पल मृणाल जी की ही रचना है। और इस रचना के लिए 2016 में नीलोत्पल मृणाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको, नीलोत्पल मृणाल जी को। नेक्स्ट सवाल है कि बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, है ना, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी ये किसकी रचना है, तो दोस्तों अगर ये पूछा कि बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के रचनाकार कौन है, तो उसका नाम है दोस्तों अनुज लुगुन। क्या नाम है, अनुज लुगुन नाम है ना, अनुज लुगुन। अगला है आदि धर्म।
आदि धर्म के रचनाकार कौन है? तो आदि धर्म के रचनाकार हैं हमारे रामदयाल मुंडा जी। कौन है? रामदयाल मुंडा जी। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नीलोत्पल मृणाल की रचना है अवघड़, उपन्यास है जिसपे हॉलीवुड के मशहूर निर्माता फन टाइम एंटरटेनमेंट ने वेब सीरीज बनाने का निर्णय लिया है ना। और डार्क हॉर्स भी नीलोत्पल मृणाल जी की रचना है जिसको 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी ये अनुज लुगुन की रचना है। इसके अलावा आदि धर्म जो है वो रामदयाल मुंडा जी की रचना है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए, अगला सवाल है धूमकुड़िया। क्या है भाई? तो धूमकुड़िया। धूमकुड़िया पर एक फीचर फिल्म झारखंड में बनी और यह वास्तविक कहानी पर आधारित है। धूमकुड़िया, उरांव का जो युवा गृह है उसको कहा कहा जाता है? धूमकुड़िया कहा जाता है। तो धूमकुड़िया के ऊपर क्या बना है दोस्तों? एक फिल्म बनी है झारखंड में और ये वास्तविक कहानी के ऊपर बनी हुई फिल्म है। 12 जुलाई 2021 को कांस फिल्म फेस्टिवल में क्या किया गया? इसको प्रदर्शित किया गया। सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन इस फिल्म के निर्माता हैं? समझिएगा, सवाल क्या पूछ रहा है कि धूमकुड़िया फिल्म जो है इसके निर्माता कौन है? तो कौन है इसके निर्माता? दोस्तों इसके निर्माता का नाम है वीरेंद्र नारायण सिंह। क्या नाम है? वीरेंद्र नारायण सिंह नाम है। ये बात आपको याद रखना है। ये वीरेंद्र नारायण सिंह कहां के हैं? सिमडेगा के हैं। कहां के हैं? सिमडेगा के हैं। ठीक है, सिमडेगा के हैं। अब आइए, अगला एक नाम आप देख रहे हैं मुकुंद नायक। मुकुंद नायक को क्या किया गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हमारे झारखंड के हैं और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है हमारे मुकुंद नायक जी। और ये मुकुंद नायक जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये गुमला के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? गुमला के रहने वाले। तो ये बात आपको याद रखना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल जो है वो बेहद आसान है। आप लोग बताइएगा, मुझे लगता है सबको ये पता होगा कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हाल ही में दुनिया का नंबर 1 तीरंदाज बना है? तो दुनिया का नंबर 1 तीरंदाज बनने वाला झारखंड की वो कौन सी खिलाड़ी है, ये आप लोग बताइए। तो उसका नाम है दोस्तों दीपिका कुमारी। रांची की रहने वाली है। रातू रांची की रहने वाली है। कहां की? रातू रांची की रहने वाली है हमारी दीपिका कुमारी। इसके पिताजी ऑटो ड्राइवर थे। कौन थे? ऑटो ड्राइवर थे। ठीक है, टाटा आर्चरी एकेडमी जमशेदपुर की ये स्टूडेंट रही है और दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई थी। ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ और नाम आप याद रखो। ये दीपिका कुमारी तो आपको याद हो गया। इसके अलावा नाम आ रहा है कोमलिका बारी का। तो कोमलिका बारी जो है ये भी तीरंदाज ही है, आप याद रखेगा। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि किस खेल से संबंधित है कोमलिका बारी। और एक और नाम आ रहा है सविता कुमारी। तो सविता कुमारी भी किस खेल से संबंधित है? ये भी तीरंदाजी से संबंधित है, यानी कि ये भी तीरंदाज है। तो याद रहेगा, दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी, सविता कुमारी, ये सभी क्या है? तीरंदाज हैं। यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि झारखंड के किस विश्वविद्यालय ने जादव पटिया और पाटकर पेंटिंग को ललित कला पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो वो विश्वविद्यालय कोई और नहीं बल्कि हमारा रांची विश्वविद्यालय है। ये क्या काम करेगा? तो दोस्तों ये काम करेगा रांची विश्वविद्यालय, इसमें जादव पटिया और पाटकर पेंटिंग, ये चीज याद रखिएगा। जादव पटिया और पाटकर पेंटिंग को क्या किया गया? ललित कला में यानी कि फाइन आर्ट्स में शामिल कर लिया गया है। क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया। अब इसको पढ़ाया जाएगा। वो यूनिवर्सिटी कौन है जहां पे ऐसा किया गया है? रांची यूनिवर्सिटी है। अच्छा, रांची यूनिवर्सिटी के बारे में एक बात आपको बता दें कि झारखंड में साइबर सिक्योरिटी, किस पे भाई? साइबर सिक्योरिटी पे पाठ्यक्रम शुरू करने वाला जो यूनिवर्सिटी है वो हमारा पहला यूनिवर्सिटी जो है वो रांची विश्वविद्यालय ही है। कौन है? रांची विश्वविद्यालय ही है। ठीक है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये हमारे हजारीबाग में है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। संजीवनी वाहन क्या है? सवाल कह रहा है कि संजीवनी वाहन को जो मुख्यमंत्री साहब ने हरी झंडी दिखाया है, ये जो संजीवनी वाहन है वो है क्या? तो दोस्तों संजीवनी वाहन जो है वो कुछ और नहीं है। आप नाम देकर के संजीवनी बूटी सुने होंगे ना। संजीवनी बूटी ने क्या किया था? लक्ष्मण जी को जीवन दान देने का काम किया था। हनुमान जी गए उड़ करके फुर्र से और संजीवनी बूटी को अब ला नहीं पा रहे थे, गड़बड़ हो गया, वहां खोजे नहीं पा रहे कि कौन बूटी संजीवनी है और कौन का है। वो पहाड़वे उखाड़ दलथिन धर के, कल दिन ले जे हो तो खोज के ले ली हो। अब उठा करके लाते हैं तो संजीवनी बूटी जीवन दान देने का काम करती है। तो उसी तरह जीवन देने का कौन काम करता है भाई? हमारा ऑक्सीजन। देखिए कोविड-19 के टाइम में ऑक्सीजन का बड़ा क्राइसिस हो गया था। ऑक्सीजन का क्राइसिस हो गया था अस्पतालों में और बड़ी सारे लोग ऑक्सीजन की कमी
कमी के कारण दम तोड़ रहे थे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया और संजीवनी वाहन को रवाना किया, ताकि जहां जहां भी ऑक्सीजन की कमी है उस कमी को पूरा करने का काम किया जाए, है ना। तो ऑक्सीजन सिलेंडर से युक्त वाहन था संजीवनी वाहन। कैसा था? ऑक्सीजन सिलेंडर से युक्त वाहन था हमारा संजीवनी वाहन। यहां तक क्लियर है? आइए अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है जमशेदपुर की। कहां की? जमशेदपुर की। देखिए सवाल में भी बहुत सारे फैक्ट है, याद रखिएगा। तो जमशेदपुर की है हमारी डॉक्टर प्रिया रानी। नाम सुनिएगा, जमशेदपुर की है हमारी डॉक्टर प्रिया रानी। इसको किस देश में स्टेम एम्बेसडर बनाया गया है? समझिए पहले स्टेम एम्बेसडर क्या होता है। देखिए स्टेम, स्टेम मतलब एस स्टैंड फॉर साइंस, एस स्टैंड फॉर साइंस। ये साइंस ऐसे नहीं होगा, साइंस, ठीक है। एस स्टैंड फॉर साइंस, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, ई स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, ई स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग, है ना, इंजीनियरिंग। देखिए लड़कियों का क्या दिक्कत है ना, वो साइंस की तरफ कम आगे बढ़ पाती है बेचारी, बड़ हो थी और माए बाप उनकर ब्याहे कर दे है ना। और साइंस के क्षेत्र में या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है, काफी समय देना पड़ता है, तो गड़बड़ हो जाता है। तो स्टेम महिलाओं को आगे लाने के लिए स्टेम क्षेत्र में, यानी कि साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और मैथमेटिक्स क्षेत्र में आगे लाने के लिए स्टेम मैथमेटिक्स, स्टेम के तहत क्या दिया जाता है भाई? प्रोत्साहन दिया जाता है कि महिलाएं आगे आए। और डॉक्टर प्रिया रानी जो कि हमारे झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली है, इसको स्टेम का प्रोजेक्ट बनाया गया है कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया में। कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया में। तो सवाल पूछेगा कि किस देश में डॉक्टर प्रिया रानी को स्टेम का एम्बेसडर बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। बड़े गर्व की बात है नहीं, हमारे देश की बेटी और ऑस्ट्रेलिया में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्टेम का। काहे भाई? काहे कि ऑस्ट्रेलिया की जो महिलाएं हैं वो साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी में बड़ी पिछड़ रही थी, तो उनको आगे लाने के लिए हमारी प्रिया रानी को एम्बेसडर बनाया गया है, और ताकि ऑस्ट्रेलियन महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। भारत में भी ये है, भारत की भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। अगला है केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंक 2021। अब ये तो एकदम फैक्ट है ना। इसमें क्या किया गया है बताओ? किस सूची में झारखंड का जो रैंक है, किस चीज में भाई? तो केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एक रैंक जारी किया गया, रिपोर्ट जारी किया गया है, स्मार्ट सिटी रैंक है ये। इसकी जो सूची है स्मार्ट सिटी वाली सूची में झारखंड का रैंक कैवा है? तो पहला है। झारखंड का कितना है? पहला है, याद रखना है। अगला है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में आईआईटी धनबाद की रैंक क्या है? अब आईआईटी धनबाद जो है, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र रैंकिंग में, यानी कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनका रैंकिंग जारी किया गया। तो 100 संस्थानों में से आईआईटी धनबाद जो हमारा है उसका रैंकिंग क्या है? 38वां। क्या है? 38वां है, ये बात याद रखिएगा। बार बार पेज इधर से उधर भाग आ रहा है ना, कोई बात नहीं, 38वां है, ये फैक्ट क्लियर है। अगला सवाल पूछे, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है राज्य मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ उन कर्मियों को देने का निर्णय लिया है जिनकी भर्ती प्रक्रिया खाली स्थान तक पूरी हो चुकी है। अब एक बात बताओ, राज्य पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर दिया गया, लेकिन एक कंडीशन जोड़ दिया गया कि ये पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी भर्ती जो है 1 दिसंबर 2004 तक पूरी हो चुकी हो। तो जिनका भी ज्वाइनिंग, जिनका भी सिलेक्शन 1 दिसंबर 2004 तक हुआ है उनको पुराना पेंशन मिलेगा, अगर बाद वाले के नहीं मिलेगा, इसलिए ज्यादा उछले जरूरी नहीं है ना, कंडीशन है इसमें। चलिए अगला, हाल ही में राज्य सरकार ने 25 वर्ष से अधिक आयु के टाना भगतों को कपड़े खरीदने के लिए वर्ष में कितना पैसा देने की घोषणा की। देखिए टाना भगत, वही टाना भगत जो अहिंसावादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, है ना, टाना भगत आंदोलन, याद होगा आपको। तो दोस्तों गांधी जी से भी इन लोगों ने भेंट किया था और गांधी जी को कुछ रुपया भी भेंट किए थे इन लोग, ठीक है। तो 25 वर्ष से जिसका भी उम्र ज्यादा है उसको झारखंड सरकार ने क्या निर्णय लिया है? कपड़े देने का निर्णय लिया है। और कपड़े देने का नहीं, कपड़ा खरीदने के लिए क्या देगी? पैसा देगी। तो 1 वर्ष में कितना रुपया दिया जाएगा टाना भक्तों को? अगर सवाल में पूछेगा 1 वर्ष में कितना, तो आप जवाब दीजिएगा 4000 रुपया दिया जाएगा।
एक वर्ष में कितना रुपया दिया जाएगा? 4000 रुपया दिया जाएगा। देखिए ये जो स्कीम है ना, ये 6 महीना में 2000, 6 महीना में 2000, यानी कि 6 माही 2000 रुपया दिया जाएगा। 6 माह में कितना? 2000। तो 6 माह में 2000 2000, तो साल भर में कितना हो गया? 4000 हुआ, ये दोनों को जोड़ करके। तो जो टाना भगत होंगे, और उम्र भी याद रखेगा, लोग भूल जाते हैं अक्सर, 25 साल से अधिक उम्र के टाना भगतों को, सबको नहीं, 25 साल से अधिक उम्र के टाना भक्तों के साथ क्या किया जाएगा दोस्तों? कपड़ा खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा, और एक साल में कुल मिलाकर के 4000, और ये 4000 एक बार ना दे करके 6 महीना में दिया जाएगा। 6 महीना में 2000, 6 महीना में 2000, तो हो गया 4000। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यह है कि हाल ही में झारखंड सरकार ने कुटुंब न्यायालय की स्थापना की है। देखिए कुटुंब न्यायालय, अब ये कुटुंब न्यायालय क्या करेगा? देखिए क्या हो रहा है ना, कोर्ट्स में भाई मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि जज भी परेशान है, कैसे फैसला दे। हमारे देश में तो इतना केस पेंडिंग है कि कह ही नहीं सकते। तो एक न्यायालय बनाया गया है जिसका नाम है कुटुंब न्यायालय। अब कुटुंब न्यायालय में क्या होगा? जब फैमिली मैटर्स नहीं होते उसका सुलझाव, मतलब उसको सुलझाया जाएगा, आसान से होगा सुलझाना, ताकि मामला आगे ना बढ़े, आसानी से सुलझ जाए और जल्दी जल्दी सारे केसेस का निपटारा कर दिया जाए। फैमिली में विशेष रूप से अगर देखा जाए तो खास करके जो तलाक वाले मामले हैं ना, पति पत्नी के बीच में झगड़े वाले मामले हैं, इनको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। तो सवाल यह है कि यह कुटुंब न्यायालय स्थापना किस जिले में मंजूरी दे दी गई है ना? कुटुंब न्यायालय की स्थापना के लिए किस जिले में मंजूरी प्रदान कर दी गई है, तो आपको बताना है। और ये जो जिला है दोस्तों, वो कौन सा जिला है? वो जिला है हमारा रामगढ़। कौन सा? रामगढ़, याद रखिएगा, रामगढ़ जिला। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आइए इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन द्वारा बैंकॉक में प्रो बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, और झारखंड के हैं हमारे कृष्ण कुमार थापा, ये इस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लिए। तो ये जो कृष्ण कुमार थापा है, ये बॉडी बिल्डिंग में कौन सा पदक जीते थे? कहां आयोजित हुआ था? बैंकॉक में। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। तो बैंकॉक में जो प्रो बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इस प्रतियोगिता में हमारे कृष्ण कुमार थापा को कौन सा पदक मिला? तो दोस्तों इनको मिला था स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक मिला था, याद रखिएगा, स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की दृष्टि से झारखंड का देश में कैवां स्थान है? तो दोस्तों झारखंड का देश में 15वां स्थान है दूध उपलब्धता की दृष्टि से। देखिए इसमें क्या किया गया है ना कि दादरा, दिल्ली और दादरा एवं नगर हवेली को शामिल नहीं किया गया। अगर उनको शामिल किया जाता तो हो सकता है ये रैंक 17 चला जाता, पर नहीं किया गया तो नहीं किया गया। हम क्या करें? अभी 15वां है, रिपोर्ट के हिसाब से 15वां है, और आपको इसी को याद रखना है। राष्ट्र में यानी कि पूरे भारत का जो राष्ट्रीय औसत है दूध उपलब्धता के मामले में, वो कितना है? तो वो मेरा 406 ग्राम, 406 ग्राम पर 406 ग्राम है ना, ग्राम में इसका दिया रहता, क्या बोले, पर डे। हमारे यहाँ दूध को ग्राम में बेच देता है सब, यानी कि लीटर होना चाहिए, एमएल होना चाहिए। और झारखंड में जो दूध उपलब्धता है वो कितना है? तो 170 ग्राम प्रतिदिन, एक दिन में 170 ग्राम है, जो कि बड़ा कम है कि नहीं है? तो अब रैंकिंग जारी किया गया, दूध उपलब्धता की दृष्टि से जो रैंकिंग रहा वो कितना था? 15वां रैंकिंग था। यहां तक क्लियर है? आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड सरकार ने इमर्जिंग झारखंड स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन कहां किया? अच्छा, ये जो मीट था इमर्जिंग झारखंड स्टेक होल्डर्स मीट, इसको याद रखेगा, इस नाम को घुमा के पूछ देगा तो आपको ये काम आएगा। इमर्जिंग झारखंड स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया गया था, और ये जो मीट था ये दिल्ली में, मीट मतलब वो मीट ना है, मीट मतलब मिलन वाला मीट है ना, सम्मेलन वाला। ठीक है, तो जो मीटअप रखा गया था यानी मीट था वो कहाँ था? दिल्ली में। और दिल्ली में ही क्या किया गया? तो झारखंड की जो नई औद्योगिक नीति है जिसका नाम है झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021, इसको क्या किया गया दोस्तों? अधिसूचित किया गया। ठीक है, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। अगले फैक्ट की तरफ चलें तो अगला फैक्ट देखिए, झारखंड की अष्टम उरांव को हाल ही में भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम के लिए चुना गया है। तो अष्टम उरांव जो है वो कौन से गेम की प्लेयर है? तो अष्टम उरांव जो है वो फुटबॉल की प्लेयर है, और इनको क्या किया गया? सीनियर महिला फुटबॉल टीम के लिए, भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम के लिए चुना गया है। झारखंड के किस जिले से है वो? सवाल ये पूछ रहा है कि अष्टम उरांव जो फुटबॉल प्लेयर है, सीनियर महिला फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है, ये झारखंड के कौन से जिले से संबंधित है? तो दोस्तों ये झारखंड के गुमला जिले से संबंधित है। आपको ये चीज याद रखना है, किस जिले से संबंधित है? गुमला जिले से संबंधित है। और इतना ही नहीं, 2022 में
क्या किया गया है, इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो आपको बता दें सावित्रीबाई फूले, आपने एक योजना का नाम सुना है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। सुनिएगा, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का। किसको, हमारी गुमला की रहने वाली अष्टम उरांव को। कौन से गेम की प्लेयर है, तो वो फुटबॉल गेम की प्लेयर है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चले, अगला सवाल देखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर जरूर याद रखिएगा, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इनको। अगला, निम्नलिखित में से किसने कोलंबिया में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो बताओ उसका नाम क्या है। किस लिए भाई, कोलंबिया में आयोजित हो रही है, और कोलंबिया में आयोजित होने वाला क्या है भाई, आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स, गौर से देखिएगा, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20, ये भी याद रखिएगा, चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर ली है। और क्वालिफाई करने वाली का क्या नाम है, सुप्रीति कच्छप नाम है। क्या है, सुप्रीति कच्छप नाम है। ये कहाँ की है, सुप्रीति कच्छप भी हमारी गुमला की है। कहाँ की है सुप्रीति कच्छप, गुमला की है, याद रखिएगा। और क्या है दोस्तों, धावक है। सुप्रीति कच्छप क्या है, गुमला की है, धावक है। इसके अलावा आपको बता दें तो कोमोलिका बारी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये भी क्या है, तीरंदाज है। इसके अलावा अगला नाम आ रहा है सदानंद कुमार भी कौन है, तो धावक है। सदानंद कुमार कौन है, धावक है। कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हजारीबाग के रहने वाले हैं। कौन है, हमारे सदानंद कुमार हैं। ठीक है, अगला, तो सुप्रीति कच्छप कहाँ की रहने वाली, गुमला की, धावक है, ये बात याद रखिएगा। सदानंद कुमार भी धावक है। कोमलिका बारी कौन है, तो तीरंदाज है। ये सारा क्लियर। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, झारखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय पहलवान कौन है, ले पहलवान भी तो नमन के झारखंड में, और नाम अलग है चंचला कुमारी। तो चंचला कुमारी कौन है भाई, पहलवान है, और कहाँ की रहने वाली है, तो और मांझी की रहने वाली है। और मांझी की रहने वाली हमारी चंचला कुमारी, पहलवान है। और आपको और मांझी के बारे में बताएं, ये सपही नदी के किनारे बसा हुआ है, और सपही नदी जो है वो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। ये एकदम रटा जाना चाहिए, याद रखिएगा, स्वर्णरेखा की सहायक नदी है कौन, सपही नदी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो इसका जवाब होगा दोस्तों 3। टोक्यो ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया, तो जापान में आयोजित किया गया। झारखंड की 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया, और वो 3 खिलाड़ी कौन कौन है, तो पहला नंबर पे है हमारी निक्की प्रधान। कौन है, एक तो हो गई निक्की प्रधान, हॉकी प्लेयर है, याद रखिएगा कौन, निक्की प्रधान। निक्की प्रधान के अलावा जो और 2 नाम है, एक तो हो गया सलीमा टेटे। सलीमा टेटे भी कैसी प्लेयर है, तो ये भी हॉकी प्लेयर है। सलीमा टेटे, निक्की प्रधान कौन सी प्लेयर है, हॉकी प्लेयर। इसके अलावा तीसरा नाम है मेरा दीपिका कुमारी का। तीसरा नाम क्या है दोस्तों, दीपिका कुमारी का, दीपिका कुमारी। और दीपिका कुमारी भी कौन सी गेम की प्लेयर है, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो दीपिका कुमारी जो है ये है आपकी रांची की रहने वाली, रांची में भी कहाँ की रहने वाली, तो रातू की रहने वाली। और ये हॉकी प्लेयर ना होकर के दोस्तों तीरंदाज है। देखिए 3 नाम याद रखिए तीरंदाज में, एक तो सविता कुमारी, दीपिका कुमारी और कोमोलिका बारी। तो सविता कुमारी, दीपिका कुमारी और कोमोलिका बारी, ये तीनों जो है वो क्या है, तीरंदाज है। तीरंदाज है। और निक्की प्रधान और सलीमा टेटे जो है वो हॉकी प्लेयर है, ये बतलाना चाह रहे थे। ठीक है, देखिए निक्की प्रधान जो है वो कहाँ की रहने वाली है, तो ये खूंटी जिले की रहने वाली है। कहाँ की, खूंटी जिले की रहने वाली है। वहीं सलीमा टेटे जो है वो सिमडेगा की रहने वाली है। कहाँ की, सिमडेगा की निवासी है। कौन, सलीमा टेटे। आपको खूंटी के बारे में मालूम है दोस्तों, उली हातू खूंटी में पड़ता है। और उली हातू किसका गांव है, तो उली हातू जो है दोस्तों वो हमारे बिरसा मुंडा जी का गांव है। किसका, बिरसा मुंडा जी की जन्म स्थली है, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखिएगा कि झारखंड, अब झारखंड से है तो झारखंड से सवाल देखिए। हाल ही में झारखंड के शिवम चंद्रा ने, नाम याद रखिएगा शिवम चंद्रा, कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट नेशनल चैंपियन का खिताब जीता। कितना लंबा नाम है, कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता। वह किस खेल से संबंधित है, अच्छा तो कॉन्टिनेंटल रेसलिंग, देख रहे हैं यहाँ पे तो खुद लिखा हुआ है रेसलिंग, तो रेसलिंग एक हो गए तबे जीते हैं। और रेसलिंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कुश्ती बोलते हैं। बस
कुछ 9 एकड़ में। नाम का है शिवम चंद्रा, है ना। तो झारखंड का है शिवम चंद्रा और इसने क्या किया, कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट नेशनल चैंपियन का खिताब जीता है। ठीक है, कुश्ती से संबंधित है, तो ये तो एकदम आसान हो गया। एक जगह रेसलिंग लिखा है और एक जगह कुश्ती लिखा है, कोई बात हुआ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है, क्या हुआ है कि वनों का क्षेत्रफल 29.62% से बढ़कर, अब आपको मालूम है पिछले सेशन में बताए थे कि 11 हेक्टेयर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे परसेंटेज में पूछ रहा है कि पहले तो था 29.62%, तो ये 11 हेक्टेयर की जो वृद्धि हुई है, ये वृद्धि होने के पश्चात कितना प्रतिशत हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, आपको याद रखना है दोस्तों कि 29.76% हो गया है। कुछ नहीं कीजिएगा, जब 14 जोड़ दीजिएगा परसेंटेज में आएगा तो, है ना, 0.14, 14 माने 0.14, 0.14। अब 0.14 जोड़ दीजिएगा 29.62 में कितना हो जाएगा, 29.76 होगा ना, ये आंसर है। और अगर पूछे, देखिए अगर पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का सबसे ज्यादा प्रतिशत क्षेत्रफल बताइएगा, प्रतिशत क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का जो सबसे बड़ा जिला है, किस मामले में, वन के मामले में, है ना, तो सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है, हमारा लातेहार है। याद रखिएगा, कौन है, लातेहार है, सर्वाधिक 1% वाला जिला लातेहार है। ठीक है, 11 हेक्टेयर पूरे झारखंड में बढ़ा है, पहले 29.62 था, अब बढ़कर के 29.76 हो गया। अगला सवाल पूछ रहे हैं, अगला सवाल बताइएगा, 27वां नंबर सवाल कि केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए किस तारीख को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी है। देखिए, आदिवासी गौरव दिवस के रूप में किस तारीख को मंजूरी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो दोस्तों वह तारीख है 26 जनवरी की 15 नवंबर, तो दोस्तों 15 नवंबर है ना। और यहाँ पे देखिए 15 नवंबर किसका जन्मदिन है, बिरसा मुंडा का, है ना। तो बिरसा मुंडा को ही क्या कर दिया गया, इनके जन्म तिथि को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, जो कि 2021 से शुरू हुआ, यहाँ पे ऑप्शन में ही दिया हुआ है। 15 नवंबर से शुरू हुआ है आदिवासी गौरव दिवस मनाना, और इस बार 2022 में ये दूसरी बार मनाया गया है। कितनी बार, दूसरी बार मनाया गया, याद रखिएगा। किसके सम्मान में, तो जो बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन लोगों के सम्मान में आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को। अब ये दूसरा मनाया गया, 2021 से शुरू हुआ, तो ये भी चीज याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, नीति आयोग गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड की कितने प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। नीति आयोग ने जारी किया, क्या जारी किया, तो गरीबी सूचकांक, ठीक है, 2021, और झारखंड की जो आबादी है, कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। बड़ी दुख वाली बात है दोस्तों, 42.16% आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। समझिए कि लगभग आधी आबादी झारखंड की गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। कैसे देश का तरक्की होगा, है कि नहीं है, इन लोगों के बारे में सोचना होगा। लेकिन क्या कहें, दुख की बात तो ये है कि हम लोग से भी ज्यादा बिहार में गरीबी है। कहां भाई, बिहार में गरीबी, और बिहार गरीबी के मामले में पहले नंबर पे है ना। सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में 51.91% गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, यानी कि उनके पास जरूरत भर का रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना, ये इनमें से क्या है, कमी है ना। भरपेट खा नहीं पाते, सही घर नहीं है, सही से पहन नहीं पाते, ऐसी अवस्था है। ठीक है, तो 51.1%, यानी कि आधा से भी अधिक लोग, है ना, पूरी आबादी का आधे से भी अधिक लोग बिहार में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। आइए, हमारा झारखंड भी कम नहीं है, इसलिए क्या बोले। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की पहली पंचायत है जहां 100% टीकाकरण युक्त आबादी है, यानी कि पूरे पंचायत में क्या कर दिया गया है, 100% टीकाकरण कर दिया गया। तो वो पंचायत कौन सा है दोस्तों, भोजपुर पंचायत है। कौन सा, भोजपुर पंचायत। कल के सेशन में मैंने आपको गम्हरिया पंचायत के बारे में बताया था कि गम्हरिया पंचायत को क्या किया गया है, तो ये पूर्णतः शौच मुक्त है, और शौच मुक्त नहीं, खुले में शौच से मुक्त है। ठीक है तो खुले में शौच मुक्त है, और पूरी तरह से पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप क्या कर दिया गया है, बिछाया गया है।
पेयजल की भी पूरी तरह से सुविधा दे दी गई है और पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त पंचायत है हमारा घमरिया पंचायत। पुरंदर टीकाकरण किया हुआ पंचायत, पहला पंचायत कौन सा है, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब तो लगभग में हो गया है पूर्णतः टीकाकरण, लेकिन जो पहला पंचायत जो पूरी तरह से टीकाकृत किया गया वो मेरा भोजपुर पंचायत था। कौन सा पंचायत, भोजपुर पंचायत। और अगर सवाल पूछ देगा कि ये भोजपुर पंचायत कौन से जिला में है तो देवघर जिला, याद रखिएगा देवघर जिला में पड़ता है हमारा कौन सा पंचायत, भोजपुर पंचायत पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछे, आइए अगला सवाल। वर्तमान में झारखंड के खेल मंत्री कौन है, लीजिए झारखंड खेल में कम नहीं है, बहुत आगे है। कोमोलिका बारी हो, सविता कुमारी हो, दीपिका कुमारी हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, और वर्तमान में ईशान किशन, जिसने क्या किया, गर्दा गर्दा कर दिया ना, दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन। ये हालांकि मूल रूप से बिहार के हैं पर झारखंड की टीम से खेलते हैं। ठीक है, ईशान किशन दोहरा शतक लगाने वाले, याद रखिएगा, इसने भी अभी फिलहाल झारखंड का नाम रोशन किया है। अगला, तो वर्तमान में झारखंड के खेल मंत्री कौन है, तो झारखंड के खेल मंत्री का नाम है दोस्तों हाफिजुल अंसारी, हाफिजुल अंसारी। और इसके बाद आपको बताएं कि आपने कल देखा था पंचायती राज मंत्री कौन है, तो पंचायती राज मंत्री का नाम है दोस्तों आलमगीर आलम। क्या नाम है, आलमगीर आलम, ये पंचायती राज मंत्री हैं। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था। देखिए, इसके अलावा मैंने आपको बताया था, कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था चंपाई सोरेन। तो चंपाई सोरेन कौन है, SC ST OBC, SC ST OBC कल्याण मंत्री है हमारे चंपाई सोरेन जी। हेमंत सोरेन कौन है, तो कौन नहीं जानता, JMM पार्टी के हैं और मुख्यमंत्री है झारखंड के। इसके अलावा मुख्यमंत्री तो है ही, कार्मिक विभाग भी इन्हीं के कंट्रोल में, इन्हीं के अंदर है। जोबा मांझी के बारे में अगर बात किया जाए तो जोबा मांझी कौन है, तो दोस्तों नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये महिला और बाल विकास मंत्री है। कौन है, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री। महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय किसके अंदर है, जोबा मांझी के अंतर्गत है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगला, तो खेल मंत्री कौन है हमारे, हाफिजुल अंसारी साहब है। अगला सवाल, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण का जो प्रतिशत है, प्रतिशत के मामले में पूछ रहा है, तो वन आवरण का अगर प्रतिशत पूछेगा झारखंड में सबसे ज्यादा कहां है, तो आपको जवाब देना है लातेहार। कहां देना है दोस्तों, लातेहार। ठीक है, कहां देना है, लातेहार देना है। कितना प्रतिशत, तो दोस्तों 56% वन है। कितना, 56% मानना पड़ेगा, है कि नहीं, प्रतिशत के मामले में। लेकिन यही अगर जो पूछे वन आवरण क्षेत्रफल के मामले में सबसे अधिक कहां है, प्रतिशत को हटा करके क्षेत्रफल लिख दे तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। इसके अलावा आपको कुछ और फैक्ट बता दे तो 47.93% जो है वो आपका चतरा का क्या है, वन क्षेत्रफल है। तो इस पश्चिमी सिंहभूम में प्रतिशत के मामले में कितना है, तो 46.63% जो वन क्षेत्रफल है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम का है। कोडरमा का वन क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों कोडरमा का वन क्षेत्रफल है 40.25% है। ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम का 46.63%, याद रखिएगा। लेकिन क्षेत्रफल के मामले में सबसे अधिक वन जो है वो हमारे पश्चिमी सिंहभूम में है। अगला, अगर पूछे प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक वन आवरण कहां है, तो मेरा लातेहार में। कहां है, लातेहार में। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है कि झारखंड के किस शहर में पूर्वी भारत का पहला और देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। देखिए, पूर्वी भारत का पहला यानी कि ईस्टर्न इंडिया का पहला और भारत का पूर्वी भारत का पहला लेकिन देश का दूसरा, याद रखिएगा, पूर्वी भारत का पहला लेकिन भारत का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। और ये कहां किया जाएगा, तो ये कहां किया जाएगा दोस्तों, इस सवाल का जवाब देखिए। सबसे पहले आपको बता दें, पहला नंबर जो भारत में जनजातीय विश्वविद्यालय है वो कहां है, वो हमारे MP के अमरकंटक में है। कहां है दोस्तों, MP के अमरकंटक में है। और अगर जिला का नाम पूछे तो जिला का नाम है अनूपपुर। क्या नाम है, अनूपपुर नाम है। ठीक है, अनूपपुर जिला में अमरकंटक है। और अगर स्टेट पूछे तो हमारा MP है, यानी कि मध्य प्रदेश है। यहाँ पे देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है। कौन सा, जनजातीय विश्वविद्यालय। लेकिन दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है हमारे झारखंड में और पूर्वी भारत का ये पहला जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। मगर सवाल ये है कि ये खुल कहां रहा है, तो ये खुल रहा है हमारा जमशेदपुर में। कहां खुल रहा है, जमशेदपुर में खुल रहा है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो पहला क्लियर हुआ, पहला जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिला में पड़ता है, मध्य प्रदेश में है ना। दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा, तो हमारे झारखंड में जमशेदपुर में खुलेगा। गौरव वाली बात है ना, ये सब सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट पूछेगा, बता दे रहे हैं, डायरेक्ट पूछेगा, एकदम डायरेक्ट। अगला, झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना कब शुरू की गई थी? ले, पेट्रोल सब्सिडी है ना, पेट्रोल सब्सिडी यानी कि पूरे महीना में 10 लीटर पेट्रोल पे सब्सिडी दिया जाएगा। किसको? तो राशन कार्ड वाले को, है ना, जिसके पास राशन कार्ड होगा, यानी कि बीपीएल वाले को, ठीक है, बीपीएल वाले को। अब देखिए 10 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। पेट्रोल पे 1 लीटर पेट्रोल पे कितना सब्सिडी? 25 रुपया। तो 10 लीटर पेट्रोल पे कितना रुपया सब्सिडी? यानी कि महीना में 250 रुपया सब्सिडी दिया जाएगा। जो गरीब लोग हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उन लोगों को तेल खर्चा के लिए, तेल खर्चा के लिए, समझ रहे हैं। अब यहां तक क्लियर है। अब ये योजना शुरू कब किया गया, ये सवाल है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये योजना शुरू किया गया 26 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था। कब? 26 जनवरी 2022 को शुरू किया गया। अगला, सारा फैक्ट यहाँ पे क्लियर है। अगला, हाल ही में गिरधारी राम गंजू, अच्छा, नागपुरी भाषा के विद्वान, तो भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए हमारे गिरधारी राम गंजू शिक्षाविद थे। कहाँ के थे गिरधारी राम गंजू? कहाँ के थे गिरधारी राम गंजू? तो दोस्तों ये खूंटी के थे। कहाँ के? खूंटी के थे। और इनको कौन सा सम्मान दिया गया है मरणोपरांत? तो पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल, गिरधारी राम गंजू। अगला, झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? अब ये सवाल तो बड़ा जबरदस्त है। झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? नेशनल हाईवे अब 30 है दोस्तों, सुनिएगा गौर से। झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग है, नेशनल हाईवे है? तो एनएच मतलब कुल मिलाकर के 30 गो है। पहले कितना था? पहले 23 था, अब कितना हो गया है? अब 30 हो गया है। ये बात याद रखिएगा। तो राज्य में कुल 30 राष्ट्रीय राजमार्ग है, और जिसमें से पहले 23 थे, अब 30 हो गए हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये भी सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पूछे कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा NH20, नेशनल हाईवे 20, ये झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। एक सवाल आपको पूछे, NH2 का नामकरण बदल दिया गया है, अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? आप लोग कमेंट करके बताओ, तब तक मैं इसको लिख रहा हूं, कमेंट आना चाहिए। तो नेशनल हाईवे NH2 का नाम बदल करके कर दिया गया है NH19, है ना, क्या कर दिया गया? NH19 कर दिया गया है। ये बात भी आपको याद रखना है। देखिए ये जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 20 है। 20 के पहले यानी कि NH19 होता है, और NH19 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय, सॉरी NH20 का, सॉरी NH22 का, है ना, नया नामकरण कर दिया गया NH19। NH20 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH2 का नया नामकरण 19 कर दिया गया, NH19 कर दिया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल, झारखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ले, तो झारखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों NH143H, है ना, NH143H। ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम से उड़ीसा का जो सीमा है ना, बॉर्डर है, वहां तक जाता है। पश्चिमी सिंहभूम से उड़ीसा बॉर्डर तक जाता है, और ये झारखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है ना, लंबाई किलोमीटर में कितनी है? तो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किलोमीटर में 3367 किलोमीटर है। कितना है? 3367 किलोमीटर है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला, ये तो फैक्ट है, याद रखना है इसको। अगला, कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले ने वित्त वर्ष 2019 से 21 में वन आच्छादित क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि की है? तो अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले ने वित्त वर्ष 2019-21 में वन आच्छादित क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि की है? तो अगर इसका सवाल ऐसा सवाल आपको पूछे कि किस जिले में सबसे ज्यादा 2019 से 21 के दौरान में वृद्धि हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा गढ़वा। क्या हो जाएगा? गढ़वा हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गढ़वा जिला में ना 40.13 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। कितना? 40.13 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्रफल की वृद्धि हुई। कहाँ? गढ़वा में, है ना। चलिए अगला सवाल, लातेहार के बारे में आप लोग जानते हैं, सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? तो 1% वाला जिला जो है वो लातेहार। अगला,
झारखंड सरकार के पर्यटन, संस्कृति, खेल एवं युवा मामलों के विभाग ने निम्नलिखित में से किस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है? देखिए कौन दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा? तो पर्यटन, संस्कृति, खेल एवं युवा मामलों के विभाग ने पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। और वो जगह कौन सा है? हमारा जगह दोस्तों उलीहातू। उलीहातू कहाँ है? खूंटी जिला में है। और उलीहातू कौन से क्रांतिकारी से संबंधित है? तो हमारे बिरसा मुंडा से संबंधित है, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में झारखंड का रैंक क्या है? तो अगर मैं इसको बतलाऊं कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 2020 में झारखंड का जो रैंकिंग है वो 15वां है। देखिएगा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, है ना, जहाँ पे रहना बेहद आसान होता है, उस हिसाब से झारखंड में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में झारखंड का जो रैंकिंग है वो 15वां नंबर पे है ना। स्वास्थ्य सूचकांक में कितने नंबर पे है? तो स्वास्थ्य सूचकांक में 13वां रैंक है। इसके अलावा अगर बात करें जीवन प्रत्याशा में कितना रैंक है? तो जीवन प्रत्याशा के मामले में 16वां रैंक है ना। और ये आपका ईज ऑफ लिविंग के मामले में कितनावां रैंक है? तो 15वां रैंक है। ये तीनों चीज याद रखिएगा। स्वास्थ्य मामले में कितना? 13वां, है ना। और जीवन प्रत्याशा के मामले में 16वां, और ईज ऑफ लिविंग के मामले में 15वां। ठीक है, चलिए अगला, बाद में कंसोलिडेट करेंगे रिपोर्ट और इंडेक्सेस को और एक लेके आप लोग चिंता मत कीजिएगा, सब याद करवाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से किससे बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? देखिए समझिएगा जरा इस सवाल को। पहले क्या था कि उत्कृष्ट विधायक सम्मान इसका नाम था, है ना, लेकिन क्या कर दिया गया है कि इसका नामकरण 2022 में बदल करके बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक सम्मान कर दिया गया। सवाल पूछ रहा है कि 2021 में ये जो उत्कृष्ट विधायक सम्मान है जिसका नामकरण 2022 में बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक सम्मान कर दिया गया, ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों रामचंद्र चंद्रवंशी को दिया गया। किसको दिया गया? रामचंद्र चंद्रवंशी को दिया गया है। क्या होता है, कुछ सवाल याद रखिएगा। प्रतिवर्ष 22 नवंबर को विधानसभा दिवस मनाया जाता है। कब? प्रतिवर्ष 22 नवंबर को विधानसभा स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2022 में हमारे विनोद कुमार सिंह है जिनको यह सम्मान दिया गया, बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक सम्मान। अगर पूछे कि 2022 में किसको दिया गया है, 21 में दिया गया रामचंद्र चंद्रवंशी को, लेकिन 2022 में किसको दिया गया है? तो हमारे नेता है विनोद कुमार सिंह, है ना, विनोद कुमार सिंह। ये भाकपा माले के हैं विनोद कुमार सिंह, बगोदर से ये क्या है? नेता है, विधायक है। तो विनोद कुमार सिंह को 2022 का बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया। ये चीज याद रखिएगा। इसका नाम बदल करके भी उत्कृष्ट विधायक सम्मान का नाम बदल करके बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक सम्मान कर दिया गया, ये भी याद रखना है। अगला, झारखंड में बनी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसको जनवरी 2022 में जापान प्राइज 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया। क्या नाम है प्राइज का? तो जापान प्राइज 2021। ये फिल्म का नाम क्या है दोस्तों? तो द अगली साइड ऑफ ब्यूटी, है ना। ये जो द अगली साइड ऑफ ब्यूटी है, ये गिरिडीह और कोडरमा में अभ्रक का अवैध उत्खनन के ऊपर बना हुआ फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है अभ्रक के ऊपर। अभ्रक का इस्तेमाल अभी सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक्स में किया जा रहा है ना, खास करके वो जो चमकदार बनाता है चेहरा को, ऐसे कॉस्मेटिक्स जिसके लगाने के बाद चेहरा एकदम चमचम स्पार्कलिंग करने लगता है, चमकने लगता है। तो जो भी क्रीम या जो भी कॉस्मेटिक सामान जिसको लगाने के बाद चमक आ रहा है, आप नोटिस कर लेना कि वो अभ्रक का बना हुआ है ना। तो अवैध खनन, अभ्रक के अवैध उत्खनन के ऊपर बना हुआ एक फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है द अगली साइड ऑफ ब्यूटी। इसको जापान प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता हुआ फिल्म है। किसको भाई? पर्यावरण संरक्षण को, पर्यावरण संरक्षण को। ठीक है, अभ्रक का खूब अवैध उत्खनन हो रहा है, तो इस कारण से बना है ये द अगली साइड ऑफ क्या? ब्यूटी, यानी कि अभ्रक का जो अगली साइड है। अच्छा, इसका ज्यादा अगर आप अभ्रक वाले प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो स्किन कैंसर होने का डर रहता है। तो एक बात याद रखिएगा कि चेहरा चमकावे के चक्कर में कैंसर वैंसर मोल मत ले लीजिएगा, चेहरा बाद में बर्बादो कर देता है। अगला, निम्नलिखित में से किसे 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस सवाल को आप लोग एक बार पढ़िए कि किसे बाल साहित्य पुरस्कार 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार है, 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारी शोभा हांसदा को। सविता कुमारी कौन है दोस्तों? तो सविता कुमारी जो है वो तीरंदाज है, आपको बताए थे हम। तो शोभा हांसदा को क्या किया गया? 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। इनकी एक रचना है हाली मानो। क्या है? हाली
मानो संथाली भाषा की रचना है और इसी रचना के लिए इनको 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार मिल गया था। क्या नाम है? हाली मानो। किस भाषा की रचना है? संथाली भाषा की रचना है। अगला सवाल है दोस्तों कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 आया और 18 बड़े और मध्यम राज्यों की सूची में झारखंड का कैवां स्थान है? तो दोस्तों झारखंड का जो स्थान है वो 8वां है। याद रखिएगा, झारखंड का स्थान 8वां है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। ये भी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना? तो हीरामन कोरबा के बारे में आपने क्या देखा था? हीरामन कोरबा ने क्या किया था? तो बिरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया था 12 वर्षों के अथक प्रयास से। छुटनी देवी के बारे में आपने देखा था। तो छुटनी देवी को क्या किया गया दोस्तों? छुटनी देवी जो है इसको अंधविश्वास को लेकर के क्या किया गया है? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। नहीं, किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको कल के सेशन में बताए थे। इसके अलावा सविता कुमारी जो कि क्या एक तीरंदाज है, इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शोभा आंस्ता को बाल साहित्य पुरस्कार और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हमारी सविता कुमारी जो कि एक तीरंदाज है। नेक्स्ट सवाल है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स मामले में झारखंड का रैंक क्या है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स मामले में झारखंड का जो रैंक है वो 15वां है। ये भी फैक्ट आ गया है ना? ये क्या आ गया? फैक्ट आ गया। अब ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल पूछे तो अगला सवाल है हाल ही में राज्यसभा ने निम्नलिखित में से किस समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के लिए विधेयक की मंजूरी दी गई है? तो वो हमारा समुदाय कौन सा है? भोक्ता समुदाय है ना? भोक्ता समुदाय है जिसने क्या डिमांड किया था कि हम लोगों को एसटी में शामिल कर दिया जाए। ये ऑलरेडी भोक्ता समुदाय एससी समुदाय का हिस्सा है, ठीक है, एससी समुदाय का, ले अनुसूचित जाति का, मगर इन्होंने डिमांड किया कि नहीं, हम लोग अनुसूचित जाति नहीं है, जनजाति हैं, इसीलिए हमें अनुसूचित जनजाति में शामिल करो। और इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी गई है राज्यसभा में। तो सवाल ये था कि वो कौन सा समुदाय है ना? तो वो भोक्ता समुदाय है, ठीक है, भोक्ता समुदाय। एसटी में शामिल होने के लिए राज्यसभा में इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। अगला, हाल ही में आईपीएल 2022 के फिनाले में झारखंड के किस नृत्य रूप का प्रदर्शन किया गया? देखिए झारखंड का नृत्य, और कौन सा नृत्य भाई? तो हमारा छऊ नृत्य है। आईपीएल 2022 के फिनाले में इस छऊ नृत्य का क्या किया गया था? प्रदर्शन किया गया था। समझ रहे हैं? चलिए अगला सवाल और आखिरी सवाल है आज के सेशन का, और इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। सवाल है कि झारखंड सरकार ने हाल ही में देखिए आरक्षण बढ़ा दिए ना, एससी आरक्षण, एसटी आरक्षण, इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी कहें या ईडब्ल्यूएस जो कि आर्थिक कमजोर वर्ग कहलाते हैं, तो इन लोगों को सबका जो आरक्षण है, इस आरक्षण को क्या किया सरकार ने? बढ़ाने का काम किया। अब बढ़ा करके ओबीसी आरक्षण बढ़ा दिए सरकार ने, और आरक्षण जो है वो कुल मिलाकर के अब कितना हो गया झारखंड में? 77% हो गया है ना? तो आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूरी मिल गया है। अब झारखंड में नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में कुल कितना प्रतिशत आरक्षण रहेगा? तो 77% आरक्षण रहेगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इसी के साथ आज का जो सेशन है वो सेशन खत्म होता है, और खत्म होने के साथ एक बार आप लोगों को फिर से कहेंगे कि आप लोग कंप्यूटरोलॉजी का जो टेलीग्राम ऐप है उसको भी ज्वाइन करें। प्ले स्टोर से कंप्यूटरोलॉजी ऐप को भी डाउनलोड कर ले। आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में सेवाएं जो भी आपको दी जा रही है दोस्तों, याद रखिएगा ये सेवा बिल्कुल फ्री, आपको परेशान नहीं होना है। आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा, क्लास फ्री में मिलेगा, है ना? बस आप लोग सही तरीके से सेशन को शेयर किया कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, आपका जो भी काम है जोड़ने का काम है ना? फेसबुक, इंस्टा सब आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी करके है, और आप ये देख रहे हैं, बस ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। ये सारा दायित्व आपके ऊपर है, ताकि आपको और भी मटेरियल्स, और भी चीजें फ्री में प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है? तो मिलेंगे अगले सेशन में। ये सीरीज 1000 क्वेश्चन का है, आपको 1000 क्वेश्चन कंप्लीट मिलेगा, परेशान नहीं होना। तो अगले सेशन में मिलेंगे अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।